हेलो स्टूडेंट्स। आज हम साइक्लोट्रॉन के बारे में बात करेंगे कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है, उसका क्या यूज़ है, उसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, थ्योरी क्या है और उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या है? एक्चुअली इट इज़ ए पार्टिकल एक्सेलरेटर विच इज यूज टू एक्सेलरेट ए चार्ज पार्टिकल सो दैट वी मे ब्रिंग अबाउट अ न्यूक्लियर एक्शन। ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, जैसे हाइड्रोजन के आयंस हैं या कोई चार्ज पार्टिकल ऐसा ही है, तो उसको हम पार्टिकल एक्सेलरेटर की मदद से, इसके साइक्लोट्रॉन की मदद से हम एक्सेलरेट कर सकते हैं ताकि उसकी सहायता से हम आगे न्यूक्लियर एक्शन कर सकें। ठीक है ना। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर और भी हैं, जैसे वेंडिग्राफ जनरेटर है, उसके बाद ये साइक्लोट्रॉन है, ऐसे ही और बहुत सारे हैं। इन सब का काम एक ही है कि पार्टिकल को एक्सेलरेट करना ताकि वो पार्टिकल का यूज़ हम कर सकें आगे न्यूक्लियर एक्शन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो जैसे इसका प्रिंसिपल बेटा यही है कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम किसी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार पास कराते हैं तो वो हाईली एक्सेलरेट हो जाता है। और बार बार पास कैसे करवाते हैं? उसे सर्कुलर पाथ में मूव करा के। और सर्कुलर पाथ में मूव कैसे कराते हैं? बाय यूजिंग ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। यही इसका प्रिंसिपल है। तो इसका प्रिंसिपल हम क्या लिखेंगे कि इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल, it is based upon the principle that when a charge particle is made to pass and bearing electric field again and again by using an by using an by using a perpendicular by using a perpendicular magnetic field, then it get highly energized. It get highly energized. So बेटा ये इसका प्रिंसिपल है कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड में से, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास कराते हैं बाय यूजिंग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, वो हाईली एक्सेलरेट हो जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और जिसका यूज़ हम कर सकते हैं आगे न्यूक्लियर एक्शन करने के लिए। तो इसके बाद हम इसकी अब कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो बेटा इसमें ये है कि दो पोल पीसेस होते हैं परमानेंट मैग्नेट के, जैसे नॉर्थ और साउथ, जिनका यूज़ हम करते हैं परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करने के लिए। और इन दो पोल पीसेस के बीच में हम 2D शेप्ड चैम्बर रखते हैं। 2D शेप्ड चैम्बर को रखते हैं, मेटेलिक होते हैं ये 2D शेप्ड मेटेलिक चैम्बर्स। ये देखो डायग्राम में थोड़ा आपको छोटी बड़ी डी लगेगी, मगर एक्चुअली ये सेम साइज की होती है। ये मान लो D1 है और ये D2 है। ये देखो इसके साथ में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और इस सारे सिस्टम को हम एक चैम्बर में इनक्लोज करते हैं और उसमें गैस भरते हैं। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करते हैं तो इसके बीच में जो गैस होती है वो आयोनाइज होती है और उसके चार्ज पार्टिकल बनते हैं। ठीक है, सो मान लेते हैं कि इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल पैदा हुआ है, ठीक है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पैदा होता है और उसको लेकर हम इसकी फिर वर्किंग करेंगे।
सो इसकी कंस्ट्रक्शन में बस इतना ही है कि इसमें दो परमानेंट पोल पीसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम ये देखो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं ऑन द चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। और ये दो मेटेलिक चैम्बर्स होते हैं डी शेप्ड, इसीलिए हम इन्हें डी बोल देते हैं। और इनके अंदर चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलेट करता है, इनके अंदर सर्कुलेट करता है इस तरह से इंक्रीजिंग रेडियाई ऑर्बिट्स में। और जब पेरिफेरल पे ये पहुंचता है, ऐसे पेरिफेरल पे पहुंचता है तो इस विंडो से फिर ये बाहर आ जाता है और टारगेट पे फिर ये स्ट्राइक करता है और फिर न्यूक्लियर एक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। इसकी वर्किंग में हम बात करते हैं, वर्किंग की अब बात करेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। तो थोड़ा सा तो हमने कंस्ट्रक्शन में बात कर ही ली है कि इसके अंदर गैस भरी होती है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करते हैं तो वो आयोनाइज होती है बिटवीन द डीज और आयंस पैदा होते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन को लेके हम चलते हैं। देखो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पैदा हुआ है। तो मान लेते हैं कि ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरिंग है, ऑसिलेटिंग है, इस तरह से चलेगा, ठीक है ना। उसका साइकिल इस तरह से होगा, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव ऐसे। सो मान लेते हैं कि फर्स्ट हाफ साइकिल में डी1 जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और डी2 जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, जिसके कारण ये जो चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, डी1 की तरफ अट्रैक्ट होगा और इसमें एंटर करेगा, ठीक है ना। यहाँ से एंटर करेगा, ये यहाँ से एंटर कर जाएगा और फिर इसके अंदर मूव करेगा। मगर जब ये चैम्बर के अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो मेटेलिक है, कंडक्टिंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पर असर नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, अफेक्ट नहीं होता उसका। सो चार्ज पार्टिकल इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर नहीं लगेगा। मगर चार्ज पार्टिकल तो मूव कर रहा है और वो किस तरह के पाथ पे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से उस पर लग रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो बेटा चाहे मेटल के अंदर हो या बाहर हो, मैग्नेटिक फील्ड तो लगेगा ही। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ तभी लगेगा जब वो मेटेलिक चैम्बर से बाहर होगा। सो जब ये अंदर मूव करेगा तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा ड्यू टू द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, उसके इफेक्ट के कारण। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है। कितनी फोर्स लगती है? क्यू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, इतनी फोर्स लगती है, ठीक है ना। तो जब वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैक्सिमम फोर्स लगती है किसके इक्वल लगती है? क्यू वी बी के इक्वल लगती है। और चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूव करता है, ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सो वो सर्कल में मूव करेगा और जब वो चैम्बर के बीच में एंटर करेगा, चैम्बर में जब वो पहुंचेगा, दो डी ब्लॉक चैम्बर्स के बीच में जब पहुंचेगा, तो उसी वक्त पोलैरिटी जो है डीज की वो चेंज होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की टाइमिंग ऐसे सेट की जाएगी कि पोलैरिटी डीज की तभी चेंज होगी जब वो चार्ज पार्टिकल पहुंचेगा इन बिटवीन द डीज, ठीक है ना। ये बड़ा जरूरी पॉइंट है। अगर चार्ज पार्टिकल बाद में पहुंचता है या पहले पहुंच जाता है डीज की पोलैरिटी चेंज होने से, ठीक है ना, तो फिर वो एक्सेलरेट नहीं होगा। इसलिए टाइमिंग ऐसे सेट की जाती है कि चार्ज पार्टिकल उसी वक्त पहुंचता है जब डीज की पोलैरिटी जो है वो चेंज होती है। सो चार्ज पार्टिकल जैसे ही पहुंचेगा डीज की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब डी2 जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, डी1 जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो अब देखो डी2 नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव आयंस जो है वो रुकने से पहले ही डी2 की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और उसमें एंटर कर जाएगा। फिर उसके अंदर ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और फिर जैसे ही वो इन बिटवीन द डीज पहुंचेगा, पोलैरिटी फिर चेंज होगी, वो फिर नेक्स्ट डी1 में एंटर कर जाएगा। इसी तरह से प्रोसेस होता रहेगा और चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कल में घूमेगा विद इंक्रीजिंग रेडियस और उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। और जब वो पेरिफेरल पे पहुंच जाएगा, यानी कि सबसे बड़े रेडियस वाले ऑर्बिट पे पहुंच जाएगा, तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद हम उसे विंडो के जरिए बाहर निकालेंगे और फिर वो टारगेट पे स्ट्राइक करेगा और न्यूक्लियर एक्शन करेगा, ठीक है। सो यही सारा प्रोसेस है जो साइक्लोट्रॉन में होता है। अब हम इसकी थ्योरी करते हैं कि थ्योरी में हम ये करेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल अंदर मूव करता है उसकी वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो मूव करता है उसकी वेलोसिटी का रिलेशन देखेंगे, फिर उसका टाइम पीरियड निकालेंगे और फिर उसकी एनर्जी फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमम एनर्जी उसमें कितनी होती है। तो इसे
इरेज कर लेते हैं, फिर इसकी वर्किंग थ्योरी देखते हैं। हमने इसका प्रिंसिपल भी कर लिया, कंस्ट्रक्शन भी कर ली, वर्किंग भी कर ली। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं। तो थ्योरी में हम इसका पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा जैसे आपको मालूम ही है कि जब भी चार्ज पार्टिकल डी के अंदर एंटर करेगा उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, ठीक है ना। मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी, अभी मैंने रिलेशन लिखा था Q इंटू बी क्रॉस बी, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फोर्स जो है, क्योंकि सर्कल में जब पार्टिकल मूव करता है तो उसे सर्कुलर पाथ के अलावा मूव करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। सो एक इसके इक्वल आ जाएगा mv² ओवर r, सेंट्रीपिटल फोर्स के। ये v क्या है, वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है डी के अंदर। m उसका मास है और r क्या है, रेडियस उस पाथ का, सर्कुलर पाथ का जिसके अलोंग चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा आ जाएगा QVB sin 90 इज इक्वल टू mv² ओवर r। सो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो ये ऐसे 1 लिख दिया हमने, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा आ गया QVB इज इक्वल टू mv² ओवर r। v से v एक कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू QBR ओवर m के इक्वल आ जाता है, ठीक है ना, QBR ओवर m। ओके, सो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जैसे जैसे रेडियस बड़ा होगा, यानी कि ये जो सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है चार्ज पार्टिकल, इसका रेडियस बड़ा होगा, वेलोसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। सो जिसके कारण ये सेम टाइम लेगा हर सर्कल को पूरा करने के लिए, हर पाथ को कंप्लीट करने के लिए। यानी छोटा पाथ कंप्लीट करने के लिए भी उतना ही टाइम लेगा जितना उससे बड़ा, यानी कि पाथ का रेडियस चाहे बढ़ रहा है मगर टाइम जो है वो सेम लेगा, टाइम जो है वो रेडियस पे इंडिपेंडेंट होगा, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। सो यहाँ पे देखो वो टाइम रेडियस पे इंडिपेंडेंट क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और जिसके कारण वो सेम टाइम लेगा हर सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए, चाहे उसका रेडियस जो है वो चेंज हो रहा है। सो ये रिलेशन हमें प्रोवाइड करता है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल when it is in a circular path of radius r। so इसके बाद हम इसका टाइम पीरियड देखते हैं। सो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं बेटा, वेलोसिटी हमें मालूम है किसके इक्वल होती है, ये होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। सो स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है ना। सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ओवर टाइम। सो डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये अभी ऐसे सर्कुलर पाथ में चल रहा है जिसका रेडियस कितना है, r है। तो डिस्टेंस कितना कवर करता है, ठीक है ना। देखो ये एक डी में हाफ सर्कल कंप्लीट करता है, हाफ दूसरी डी में कंप्लीट करता है। सो एक डी में हाफ कंप्लीट करता है, यानी सेमी सर्कल पाथ कवर करता है। तो सेमी सर्कुलर पाथ में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पाई आर, और टाइम मान लेते हैं टी लेता है, ठीक है ना। सो टी पाई आर ओवर टी आ गया। सो टी किसके इक्वल आ गया, फिर ये आ गया पाई आर ओवर वी के इक्वल आ गया। सो यहाँ पे हम वी की वैल्यू भर देंगे, ये जो हमारे पास आई थी। तो ये देखो टी किसके इक्वल आ गया, फिर ये देखो टी की वैल्यू आ गई ना, पाई आर ओवर वी। अब यहाँ पे हम v की वैल्यू भरेंगे, v कौन सा, जो हमने ये फाइंड आउट किया था, ये वैल्यू यहाँ पे भर देंगे तो t आ जाएगा। तो t किसके इक्वल आ गया, पाई आर ओवर v। कितना है हमारे पास, v है QBR ओवर m के इक्वल है। सो r से r कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा पाई m ओवर QB आ गया। तो बेटा ये देखो कि हाफ सर्कल कंप्लीट करने के लिए इतना टाइम लगता है, और टाइम पीरियड क्या होता है फुल सर्कल कंप्लीट करने के लिए। सो फुल सर्कल कंप्लीट करने के लिए टाइम निकालने के लिए हम इसका डबल करेंगे। सो वो जो आएगा वो इसका टाइम पीरियड आएगा। सो टाइम पीरियड फिर कितना आया इस चार्ज पार्टिकल का, वो आ गया 2t, यानी कि 2 पाई m ओवर क्यूब। इस टाइम पीरियड को हम टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन भी बोलते हैं। तो बेटा इसमें देखो कि टाइम पीरियड हमने निकाल लिया है, और इसमें कहीं पे भी रेडियस का जिक्र नहीं है, कहीं पे भी रेडियस नहीं है, आर नहीं है। इसका मतलब है ना वेलोसिटी है, इसका मतलब है कि टाइम पीरियड जो है, यानी कि जो टाइम लेता है चार्ज पार्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए वो सेम लेता है, चाहे वो छोटे रेडियस का हो चाहे बड़े रेडियस का हो। यानी कि चार्ज पार्टिकल इन बिटवीन द डीज आने के लिए हर सर्कुलर पाथ में सेम टाइम लेता है, यानी कि सेम टाइम के बाद वो डीज के इन बिटवीन जो है
वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, तभी चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलेट एक्सेलरेट होता है। अगर मान लो वो जब डीज का पोलैरिटी चेंज होती है उस वक्त नहीं पहुंच पाता, मान लो लेट हो जाता है, तो फिर वो यहाँ पे आके स्टेशनरी होगा, रुक जाएगा और फिर उसके बाद एक्सेलरेट होगा, यानी बार बार रुकेगा चलेगा, जिससे उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। हमने तो उसे मैक्सिमम एनर्जी तक लेके जाना, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो चार्ज पार्टिकल को रुकने से पहले ये दूसरी डी में एंटर करा दें, हम एक्सेलरेट कर दें, ठीक है ना। तो वो तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल जैसे ही डीज के इन बिटवीन आता है उसी वक्त पोलैरिटी जो है वो डीज की चेंज हो, यानी कि डीज की पोलैरिटी चेंज होने का टाइम जो है वो चार्ज पार्टिकल के सेमी सर्कल कंप्लीट करने के टाइम के साथ जो है वो मैच करना पड़ता है, ठीक है ना, तभी पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट होता है। तो बेटा हमने वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर ली है, टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर लिया, अब हमने मैक्सिमम वेलोसिटी एनर्जी फाइंड आउट करनी है जो चार्ज पार्टिकल अटेन कर सकता है। तो जैसे चार्ज पार्टिकल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मोशन में है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, किनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना। सो किनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल किसके इक्वल होगी, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होगी। तो मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी तब कब होगी, जब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सो वेलोसिटी का रिलेशन देखो ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो चार्ज पार्टिकल का चार्ज तो सेम ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम रहेगा, मास भी सेम रहेगा, क्या चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा। सो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब रेडियस मैक्सिमम होगा। सो यहाँ पे वेलोसिटी का फिर हम रिलेशन जब लिखेंगे तो यही वाला लिखेंगे, सिर्फ आर की वैल्यू मैक्सिमम भरेंगे इसमें, क्यू बी आर मैक्सिमम ओवर एम का स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर लो, ये आपकी किनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ये आ गया एम इंटू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्सिमम स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर, एक एम से एम कैंसिल हो गया और ये हमारा रिलेशन आ गया। तो बेटा इस तरह से हम फिर इसकी किनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके ये हमारा होगी थ्योरी भी होगी, अब हम इसके बाद इसके ड्रॉबैक्स करते हैं कि इसमें कमी क्या है, क्या ड्रॉबैक्स है। तो बेटा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो साइक्लोट्रॉन है ये सिर्फ चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि अनचार्ज पार्टिकल को ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता। सो पहला ड्रॉबैक क्या आ गया कि it cannot accelerate uncharged particles। सो ये अनचार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर पाता, ओके। और इसका अब सेकंड ड्रॉबैक क्या है वो देख लेते हैं। तो जैसे मान लो कोई लाइट पार्टिकल है, ठीक है ना, लाइट पार्टिकल कौन सा, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, वो चार्ज पार्टिकल है ना इलेक्ट्रॉन, मगर ये उसको एक्सेलरेट नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता वो अभी बात करेंगे। वो लाइट चार्ज पार्टिकल है, उसका मास बहुत कम है, तो वो क्या करता है कि वो वेलोसिटी उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है जब हम उसको इसकी मदद से एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं। और जब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो उसका मास चेंज होता है। तो मास उसका फिर क्या हो जाता है, m इज इक्वल टू एम नोट ओवर अंडर रूट 1 - वी स्क्र ओवर सी स्क्र। एम नोट क्या है, इसका रेस्ट मास है। रेस्ट मास क्या होता है कि जब बॉडी रेस्ट पे है या फिर स्लो वेलोसिटी से, लो वेलोसिटी से मूव कर रही है, जैसी हमारी नॉर्मल वेलोसिटी होती है, जैसे मान लो एरोप्लेन चलते हैं जिस वेलोसिटी से, उसे हम लो वेलोसिटी लेते हैं। हाई वेलोसिटी कौन सी होती है, जब कोई भी पार्टिकल कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट मूव करता है उसे हम कहते हैं कि हाई वेलोसिटी से। सो इलेक्ट्रॉन जैसे लाइट पार्टिकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं, जब हम इसके जरिए इसको एक्सीलरेट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उससे क्या होता है कि उनका मास जो है वो चेंज होता है, वो कैसे कितना हो जाता है, m इज इक्वल टू एम नॉट 1 - वी स्क्र ओवर सी स्क्र। अब यहाँ से हमें देखो दिखाई दे रहा है कि अभी हमने फाइंड आउट किया था कि टाइम पीरियड, टाइम जो है वो किसके इक्वल हमारा आया था, ठीक है ना। अभी हमने कैलकुलेट किया था, क्या किया था हमने, जैसे वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम हमने निकाला था पाई आर ओवर वी के इक्वल हमने किया था, और फिर वी की वैल्यू यहाँ पे भरी थी। वी की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, वी की वैल्यू हमने निकालने के लिए क्यू वी भी हमने एम वी स्क्र ओवर आर के इक्वल कर दिया था, तो वी से वी कैंसिल हो गया था
और b की वैल्यू आ गई थी QBR/m। तो यहाँ पे हमने भर दी थी, तो ये आ गया था πr/QBR/m। ठीक है, तो यहाँ से r कैंसिल हो गया था, πm/QB आ गया था। तो ये हमारा टाइम आया था। ठीक है ना, एक डी में कितना टाइम लेता है चार्ज पार्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे देखो मास है, अब जब वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होगी तो मास की वैल्यू क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। तो मास की वेलोसिटी जो है, मास की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है ना, क्योंकि नीचे वाली चीज़ जो है वो डिक्रीज होगी और रेशो जो है वो इंक्रीज होगी, यानी मास बढ़ेगा। तो जब मास बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा, टाइम भी बढ़ेगा, यानी कि चार्ज पार्टिकल फिर ज़्यादा टाइम लेगा डी में हाफ सर्कल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है ना, सो डी की पोलैरिटी पहले चेंज हो जाएगी और चार्ज पार्टिकल बाद में पहुंचेगा, जिसके कारण ये फिर फर्दर एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा और फिर वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हम वेरी लाइट पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर पाते इसकी मदद से। तीसरा इसका ड्रॉबैक क्या है कि हैवी आयंस को कैन उनको भी हम एक्सेलरेट नहीं कर पाते। हैवी आयंस कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय, ये भी जवाब दे रहा है, इंक खत्म होगी लगती है। सो हैवी आयंस कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन की मदद से हैवी आयंस भी एक्सेलरेट नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि हैवी आयंस जो होते हैं उनका मास ज़्यादा होता है। तो जब मास ज़्यादा होगा तो टाइम जो है वो क्या होगा, वो भी ज़्यादा लेंगे। ठीक है ना, टाइम जो है वो ज़्यादा लेंगे, तो जिसके कारण वो उनका जो टाइम है डीज के गैप में पहुंचने का वो मैच नहीं करता किसके साथ, जब डी की पोलैरिटी चेंज होती है उसके साथ, जिसके कारण फिर वो फर्दर एक्सेलरेट नहीं हो पाते। ठीक है, सो बेटा ये थे इसके मेन ड्रॉबैक्स। तो आपको साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट समझ लग गया होगा। यही ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम भी होते हैं उनमें भी एक जो है वो इंस्ट्रूमेंट ज़रूर आएगा। ठीक है ना, हमारे पूरे सिलेबस में ये कोई 8-10 इंस्ट्रूमेंट होंगे, उनमें से एक तो ज़रूर आएगा ही, और ये साइक्लोट्रॉन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसे ध्यान से देखना और इसको समझने की कोशिश करना। थैंक यू।